तय नमः। एकलव्य स्टडी टारगेट पर आप सभी छात्रों व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कंपटीटरों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में समास के बारे में, हिंदी समास के बारे में बताऊंगा। अधिकतर हिंदी समास परीक्षाओं में आते हैं। इसके बाद संस्कृत समास अलग होते हैं, उनको मैं अलग से बताऊंगा। तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द निर्माण के लिए आवश्यक होता है वो समास है। अब यहाँ पर सबसे पहले समास पढ़ने से पहले ये आप जान लीजिए कि समास क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण। एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा, आप पढ़ते जाइए। ये देखिए, समास की परिभाषा और उदाहरण देखिए। समास इन हिंदी। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की 3 विधियां होती हैं, जिनमें से समास तीसरी विधि है, जिसके द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से इस समास की परिभाषा, समास के भेद और उदाहरण के बारे में जानेंगे। यानी कि समास शब्दों के नए नए निर्माण के लिए समास की आवश्यकता होती है। तो नए शब्दों के निर्माण करने के लिए 3 तरीके से प्रत्यय लगा करके शब्द का निर्माण करना, उपसर्ग लगा करके समास का निर्माण करना और संधि के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण करना, समास के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण करना। तो आज मैं नए निर्माण के संबंध में जिन समासों की आवश्यकता होती है, जो समास उपयोगी होते हैं, उन्हें बताएंगे। एक एक करके देखिए। पहले समास की परिभाषा और समास के भेद। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, या जैसे लिखा है संक्षिप्तीकरण। यानी कि 2 भिन्न अर्थ वाले, जब 2 भिन्नार्थक शब्द का निर्माण जोड़ करके एक शब्द कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यानी कि समास में 2 शब्द जुड़ते हैं, उनके बीच का जो कारक चिन्ह है उसका लोप कर देते हैं और तब समास बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यथाशक्ति। देखिए, यहाँ शक्ति के अनुसार इतना बड़ा शब्द था और इसको जोड़ करके एक शब्द बना दिया, यथाशक्ति। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात हो गया। देखिए, ये रसोई घर, रसोई का घर इत्यादि। हिंदी व्याकरण में समास का प्रयोग कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए किया जाता है। यानी कि जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनका रूप छोटा हो जाता है, उसे ही संक्षिप्तीकरण कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, दोनों पद को जोड़ कर करके एक नया शब्द बन जाता है, वहीं पर समास होता है। और समास में सम, आस, सम उपसर्ग है, आस से मिलकर आज शब्द है, मिलकर बना है। समास के नियमों के अंतर्गत बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। जो समास के नियमों के अंतर्गत जो शब्द बनता है वो सामासिक पद कहलाता है। अगर प्रश्न आ जाए सामासिक पद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर वही शब्द होगा जिसका 2 शब्दों के जोड़ से निर्माण कर दिया जाता है। अब आगे देखेंगे। कम से कम 2 शब्दों में अधिक से अधिक
से अधिक अर्थ जहाँ दर्शाया जा सके वहीं समास होता है। एक और परिभाषा है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को जहाँ दर्शाया जा सके वहीं समास होता है। जिन दो शब्दों से मिलकर समास बनता है उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, और जब इन दोनों के मेल से तीसरा शब्द बनता है तो उसका अर्थ भी इन दोनों से अलग होता है। यानी कि जहाँ पर दो शब्द होते हैं उनका अर्थ अलग अलग होता है, और जब तीसरा शब्द बनता है तो उसका भी अर्थ अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में समास की रचना होती है। समास शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से ही होती है। देखिए, किसी एक शब्द से समास नहीं बनता। एक प्रश्न है, सामासिक शब्द या समस्त पद समास के नियमों के अनुसार बनाए गए शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जब दो शब्दों को नियमानुसार जोड़ दिया जाता है तो जुड़े हुए या जो परिवर्तनीय रूप होता है, जो बदलाव आता है, उस बदलाव को ही सामासिक पद, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला, जैसे इथा, इथा पूर्व पद हो गया, और इथा और शक्ति जो है, शक्ति जो है ये उत्तर पद हो गया। उत्तर पद का मतलब, उत्तर पद का मतलब बाद वाला, उत्तर पद बाद वाला। पूर्व पद पहले वाला, पहले वाला शब्द, पहले वाला शब्द है। और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला, उत्तर पद का बाद वाला शब्द। ये पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद। यह पूर्व पश्चिम दिशाएं नहीं, पूर्व उस शब्द को बता रहा है जो समास के निर्माण में पहला शब्द होता है वो पूर्व वाला होता है, और जो बाद के शब्द जुड़ता है वो उत्तर पद हो जाता है। समास के उदाहरण, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर इन्होंने एक शब्द बना दिया राजपुत्र। अब राजपुत्र में का विभक्ति का लोप है, इसको गायब कर दिया, ये लुप्त हो गई। जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है, तो ऐसा शब्द सामासिक पद कहलाता है। अब मूर्तिकार, अब मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला, तो ये बनाने वाला शब्द जो है गायब हो गया, तो हो गया मूर्तिकार। कमल के समान चरण, चरण कमल है, तो के समान ये गायब है, कमल चरण। इस तरीके से घोड़े पर सवार, घुड़सवार, ये गायब है। इतना चित्रकार, चित्र बनाने वाला। देशभक्त, देश का भक्त, यहाँ का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, देश और दूसरा है भक्त। दोनों को जोड़ दिया तो हो गया देशभक्त। समास के भेद, समास 6 भेद होते हैं। इन्हें समास का प्रकार भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। ये तत्पुरुष समास। अब देखिए, पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तीसरा कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इनको ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, ये 6 समास होते हैं। तो
ये याद करने की बात है, इसको याद कर सकते हो। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास। अब नंबर 1 तत्पुरुष समास को लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौड़ होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला। जैसे अब पहले आपने देखा था, एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। अब देखिए यहां पर राष्ट्र का पति है, तो ये पद शब्द जो है ये प्रधान है, ये बाद वाला। राष्ट्र जो है ये गौड़ है। गौड़ मतलब सेकेंडरी। इसका मूल्य ज़्यादा है, इसका मूल्य कम है। पति जो है ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है बल्कि ये सेकेंडरी श्रेष्ठ है। इसका दूसरा स्थान है, इसका प्रथम स्थान है। तो जहाँ पर प्रथम स्थान होता है जिस चीज़ का, वो प्रधान होता है, हेड है, ये इसका सहायक है। तो हेड को प्रधान कहते हैं और गौड़ को सहायक कहते हैं। राष्ट्र है तभी पति है, पति उसका हेड हो गया। औरत है तभी पति, इस तरीके से। तो पति मुख्य हो गया तो ये प्रधान हो गया। इसीलिए राष्ट्रपति में जो द्वितीय पद है वो प्रधान है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद, पूर्व माने पहले वाला, उत्तर माने बाद वाला होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। ये भी ध्यान देने की बात। पहला पद विशेषण है और तत्पुरुष समास का जब विग्रह किया जाता है तब समस्त कारकों का कारकीय चिन्ह जिनका समास करते समय उपयोग नहीं किया गया था, आप पुनः शब्द में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे भाव मुक्त, भाव से मुक्त, यहाँ से अपादान ये कारक चिन्ह है, भाव मुक्त, भाव से मुक्त है। इस तरीके से उदाहरण देखिए, युद्ध क्षेत्र, यहाँ पर पूर्व पद युद्ध है, कारकीय चिन्ह का है और उत्तर पद क्षेत्र है। तो युद्ध का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। तो जहाँ पर तत्पुरुष समास में कोई कारक चिन्ह छिपा रहता है, ये बात होती है। तो इसमें का कारक चिन्ह है ये। कुल श्रेष्ठ, यहाँ पर पूर्व पद कुल कारकीय चिन्ह में और उत्तर पद श्रेष्ठ है। तो यहाँ कुल में श्रेष्ठ, इस तरीके से। तत्पुरुष समास के अब भेद देखिए। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 तरह के समास आते हैं। कारकीय चिन्ह युक्त तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास के इस वर्ग में दोनों ही पदों के बीच कोई न कोई कारकीय चिन्ह उपयोग किया जाता है। कारकीय चिन्ह जो विभक्तियों के कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से ये चिन्ह होते हैं, ये याद करने हैं। तो इन्हीं चिन्हों का उपयोग है तथा समस्त पद बनाते वक्त उस कारकीय चिन्ह का त्याग कर दिया जाता है, माने उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप। और विग्रह के समय पुनः उसे जोड़ दिया जाता है। तो एक प्रकार के वे तत्पुरुष समास के भेद जिसमें कारकीय चिन्ह होता है। और उदाहरण देखिए, रोग युक्त, रोग से युक्त। तो यहाँ पर रोग एक शब्द है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। तो ये प्रधान है, ये गौड़, और से जो है
ये कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, ये भी कारक चिन्ह है? कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्न भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष चिन्ह को, कर्म तत्पुरुष चिन्ह को होता है उसका। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, यहां को है, देखिए इसको हम प्रथमा तत्पुरुष भी कहते हैं और कर्म तत्पुरुष भी कहेंगे। प्रथमा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये सुख को प्राप्त है, विदेशगत, विदेश को गया हुआ, ये कारक चिन्ह है। जहां पर को हो वहां पर या कर्म तत्पुरुष होगा, कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, कर्म तत्पुरुष होगा। अवलोक गमन, अवलोक को गमन, अवलोक को गमन, देखिए को कारक चिन्ह जहां पर होता है वहां कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष होगा। अब आगे देखिए करण तत्पुरुष चिन्ह से के द्वारा, ये चिन्ह लगे होते हैं उसमें, ये या इसको हम तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं, तृतीया तत्पुरुष ऐसे भी कहते हैं। ये अब यहां देखिए वहां को था, यहां से कारक चिन्ह है। मद मस्त, मद से मस्त, यहां पर ये हेड है, ये सहायक है, ये प्रधान है और ये गौड़ है। गौड़ मतलब सेकेंडरी, ये इधर तो मद से मतलब बीच में कारक चिन्ह पे, और जब इसको हम विग्रह करते हैं तो ये कारक चिन्ह आ जाता है। जब इसको जोड़ते हैं तो ये से जो कारक चिन्ह है ये लुप्त हो जाता है। यानी दो पदों के बीच में जब कोई कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा, समझ गए। अगर ये अलग की चीज है कि जिस विभक्ति का कारक चिन्ह लुप्त होता है वो तत्पुरुष समास उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाता है, या प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये कहेंगे। तो शोकाकुल, शोक से आकुल, ये देखिए ये किया हो गया। ये अब देखिए गुण मुक्त, गुणों से मुक्त, यहां पर से है तृतीया तत्पुरुष है, यहां पर से तृतीया तत्पुरुष, या करण, करण तत्पुरुष इसको कहते हैं, करण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और अब है आगे आएगा संप्रदान तत्पुरुष, ये तीसरा चिन्ह के लिए, चिन्ह इसमें के लिए होता है। ये संप्रदान तत्पुरुष में दान पेटी, दान के लिए पेटी, तो यहां पर ये के लिए जो है ये कारकीय चिन्ह है, ये कारक है, और जब हम दान पेटी दोनों को जोड़ दिया तो ये अलग हो गया, इनका संक्षिप्तीकरण कर दिया, दान के लिए पेटी, दान पेटी, ये संक्षिप्त रूप हो गया, इसी को समास कहते हैं। जब विस्तृत रूप को दो पदों को जोड़ करके उसके बीच में कुछ न कुछ छिप जाता है, एक नीम होता है, एक छोटा शब्द बन जाता है, यह संक्षिप्त रूप उसका हो जाता है, छोटा करना, वहां पर दान पेटी हो जाता है। पूजा घर, पूजा के लिए घर, ये देखिए के लिए यहाँ पर छिप गया है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये के, जहां पर के लिए हो वहां आपका संबंध तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष, और आगे देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है, आगे है अपादान तत्पुरुष, से अलग होने के लिए, कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां से चिन्ह होता है। यहां अलग के लिए है नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, रोग मुक्त, यहां पर से कारक चिन्ह है ये, और ये से कारक चिन्ह जो है वो
रोग से मुक्त, रोग से मुक्त अलग कर दिया गया है। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त है, ये अलग कर दिया गया। जल से हीन, किससे हीन है? जल से हीन, अलग कर दिया गया। संबंध तत्पुरुष, इसमें का, की, के, ना, नी, रे, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये होते हैं। इसमें ना, नी, ने, ये देखिए, सिर दर्द, सिर का दर्द। सेना नायक, सेना का नायक है। मातृभूमि, मात्र की भूमि, यहां संबंध है आपस में। प्राणों के नाथ, यहां नाथ का प्राणों से संबंध है। अधिकरण तत्पुरुष, में पर, व्यवहार में कुशल, व्यवहार में कुशल। अब यहां पर में है, देखिए जहां पर में होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष हो गया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये में है। जग बीती, जग पर बीती, या पर है। में पर जहां पर होता है वहां अधिकरण। कारकीय चिन्ह सहित तत्पुरुष समास, इस समास के अंतर्गत दो तरह के समास आते हैं। वो समास जिसमें पहला पद कोई निषेधवाचक अव्यय होता है, वो समास जिसमें पहला पद कोई निषेधवाचक अव्यय होता है तथा विग्रह करते समय पूर्व पद के स्थान पर ना को जोड़ दिया जाता है। ये समास नए तत्पुरुष समास कहलाता है। नए तत्पुरुष, जैसे असभ्य, इसका विग्रह होगा ना सभ्य, ये नए तत्पुरुष में आता है। नए तत्पुरुष, तत्पुरुष। अनिद्रा, ना निद्रा। असफल, ना असफल, ये नए तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आता है। अकारक, ना कारक। दूसरे वे तत्पुरुष समास होते हैं, जिनके दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष के अलावा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उन्हें विग्रह करते समय उत्तर पद की विशेषता में सहयोग देने वाले शब्द समूह को जोड़ दिया जाता है। इस वर्ग में दो समास आते हैं, कर्मधारय तथा द्विगु समास। कर्मधारय, द्विगु समास। अब ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय, लेकिन इनको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से ये कर्मधारय द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया गया। अब आता है अव्ययी भाव समास। अव्यय का मतलब होता है जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी जिसमें पहला पद अव्यय हो। जिस समास का पहला पद अविकारी शब्द होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय जानते हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब होते हैं। जैसे इथा, इथा अव्यय है, शक्ति में अविकारी शब्द इथा है, और इसका विग्रह होगा इथा माने शक्ति के अनुसार। इथा शक्ति, शक्ति के अनुसार है, ये अव्ययी भाव समास हो गया। जहां पर पहला पद अव्यय है, ये अव्यय है इथा। ये उदाहरण देखो, आमरण, यहाँ पर आमरण, आ अव्यय है, यहाँ पर आ अव्यय है, और मरण तब उसका विग्रह। अनुरूप, यहाँ पर अनु अव्यय है और रूप के अनुसार शब्द का विग्रह है। तो जहाँ पर पहला पद अव्यय हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष
और उपमेय उपमान के संबंध हो सकते हैं। पहला पद विशेषण होगा और उपमान होगा। उपमान भी उपमेय की विशेषता बताने का ही काम करता है। विशेष संबंध बताने वाले कर्मधारय समास। नील गाय। अब यहाँ पर गाय कैसी है? गाय गाय तो पशु है, उसकी विशेषता क्या है? नीली है। यहाँ पर विग्रह होगा नीली है जो गाय। देखिए गाय की विशेषता क्या है? जिसमें पहला पद विशेषण हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, और जहाँ पर पहला पद विशेषण होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, और जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पुरुषोत्तम, यहाँ पर विग्रह होगा उत्तम है जो पुरुष, इस तरीके से। इसके साथ ही विशेषण है उत्तम। पुरुष की विशेषता क्या है? उत्तम, और विशेष है पुरुष, पुरुषोत्तम। अंधकूप, इसका विग्रह है अंधा है जो कूप। कुएं की विशेषता क्या है? अंधा। अंधविश्वास, विश्वास कैसा है? अंधा है। विश्वास की विशेषता क्या है? अंधा। जहां पर पहला पद विशेषण हो। उपमान और उपमान संबंध बनाने वाले कर्मधारय समास। उपमान संबंध वाले कर्मधारय समास। समास के इस संबंध में पूर्व पद के स्थान पर उपमेय और उपमान कुछ भी आ सकता है। उपमेय भी आ सकता है, उपमान भी आ सकता है। भुज दंड, इसका विग्रह है दंड के समान भुजा। यहाँ पर दंड है, ये भुज है, तो भुजा की विशेषता क्या है? दंडे के समान। यहाँ पर भुज उपमेय है और दंड उपमान है। मृग नयन, इसका विग्रह होगा मृग के समान नयन। यहाँ पर नेत्रों की उपमा मृग से दी गई है और नेत्र उपमेय है। जिस वस्तु व्यक्ति का उपमा दी जाती है वो उपमेय, और जिस व्यक्ति वस्तु से दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी जिस वस्तु की तुलना जिससे की जाए, यानी कि मान लीजिए कमल की तुलना कमल नयन, जैसे कमल की तुलना नयन की तुलना कमल से की तो कमल उपमेय है। कमल उपमेय है और नयन उपमान है। नयन उपमान है। देह लता मतलब देव रूपी लता। देव रूपी लता, देवलता, देव रूपी लता। तो यहाँ पर देव क्या है? उपमान है, उपमान है, और लता उपमेय है। वचनामृत, वचन के समान मृत, वचन के समान अमृत के समान वचन। द्विगु समास देखिए ध्यान से। द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है, इसीलिए इसका भी पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद गौड़ है और द्विगु समास का भी उत्तर पद गौड़ ही है। उत्तर पद प्रधान है, गौड़ सॉरी, पूर्व पद गौड़। पूर्व माने पहले वाला, उत्तर माने बाद वाला, बता चुका हूं मैं, होता है। द्विगु समास तथा कर्मधारय समास में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि द्विगु समास का पूर्व पद, द्विगु समास और कर्म पद, पूर्व पद संख्यावाची होता है, विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद अन्य कोई भी विशेषण हो सकता है। यानी कि संख्यावाची विशेषण होता है द्विगु समास में पहला पद, जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद अन्य कोई भी विशेषण हो सकता है। इसमें संख्यावाची विशेषण होगा और कर्मधारय में अन्य कोई विशेषण होगा। ये है बस अंतर। इनमें संख्यावाची द्विगु समास का उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। यदि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास ही कहलाएगा।
अगर उसका समाधान समूह में नहीं कहा जाता है तो उत्तर पूर्व पद संख्यावाची होते भी उसको हम कर्मधारय कहेंगे। उदाहरण, चतुर्भुज, चार हैं, चार भुजाएं हैं जो, देखिए हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र हैं जो। चवन्नी, चार आने हैं जो। यहाँ पर चवन्नी, पंचतंत्र और पंचभुज ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। जैसे अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इसके बाद अगली वीडियो में बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। जैसे आपको कुछ कठिन शब्द दे देता हूँ, आप कमेंट में लिख सकते हो मेरे लिए। जैसे मैं लिखता हूँ, एक शब्द है देवर। देवर, देवर में और पसेरी में। इन दो शब्दों में कौन से समास होंगे और मुझे व्याख्या सहित कमेंट में बताइएगा, देवर और पसेरी में। पंजाब, पंजाब, इनमें ही बताइएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, बाद की बताऊंगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कोई भी पद गौड़ नहीं होता। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखना। दोनों पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समस्त पद बनाते समय दोनों पद को जोड़ने वाला अवयवों जैसे की और तथा या आदि को हटा दिया जाता है। अथवा भी हो सकता है कहीं कहीं पर, तो अथवा ये शब्द होते हैं। समस्त पद बनाते समय तीनों पदों को जोड़ने वाले अवयवों जैसे की और तथा या आदि को हटा दिया जाता है तथा विग्रह करते समय इनको पुनः पदों को भी जोड़ दिया जाता है, ये जुड़ जाते हैं। दाल चावल, दाल और चावल, यहाँ पर दाल भी मुख्य है और चावल भी मुख्य है, दोनों मेन है, इसीलिए दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। छोटा बड़ा, छोटा भी प्रधान है, बड़ा भी प्रधान है, ये सब। राधा कृष्ण, राधा भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है। अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान है। रात दिन, रात और दिन दोनों प्रधान है। ऊंचा नीचा, यहाँ वहाँ, इत्र तत्र, हैं, ये सब क्या है। अब जैसे कोई अगर संख्यावाची है, जैसे हम लिखें 25, 25 में कौन सा समास है, तो 25 में भी द्वंद्व समास है, क्योंकि 20 और 5 25, ऐसे लिखेंगे कि 20 और 5 बराबर 25, या शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे 25, इस तरीके से। बहुव्रीहि समास, अब देखिए इस समास में दोनों ही पद गौड़ होते हैं। अभी आपने देखा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसके दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और यही तीसरा पद प्रधान होता है, समझ गए। जैसे उदाहरण देखो, तिरंगा, 3 रंग हैं जिसके, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज की तरफ बात कर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज हैं। विषधर, विष को धारण करने वाले हैं, अर्थात शंकर जी। सुलोचना, 3 नेत्र, अच्छे नेत्र हैं जिनके, सुलोचना। समास की विशेषताएं, समास 2 पदों से मिलकर बनता है, नंबर 1। नंबर 2, समास 2 पदों से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखिए। 2 अलग अलग पद मिलकर एक संयुक्त पद का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी विशेषता,
दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। नंबर 3। नंबर 4, संस्कृत भाषा में समास होने पर संधि होती है। नंबर 4, संस्कृत भाषा में समास होने पर संधि होती है, और किंतु हिंदी भाषा में ऐसी विधि नहीं होती है। ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें तो संधि हो जाती है, इसमें संधि नहीं होती है। समास के दो पदों में से कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी कभी दोनों ही पद प्रधान हो सकते हैं, और कभी कभी कोई पद प्रधान नहीं होता, जैसे हमने बहुब्रीहि समास में बताया। दो अलग अर्थ रखने वाले पदों से मिलकर एक संयुक्त अर्थ रखने वाले नए पद का निर्माण होता है। ये है समास विग्रह। समस्त पदों के दोनों पदों को पृथक करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी कि जब दो पद होते हैं उनको अलग अलग लिख देते हैं नियम के अनुसार, जैसा कि नाम से ही दर्शाया गया जा रहा है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, विग्रह अलग अलग कर देना है। पदों को पृथक करते समय दोनों पदों के बीच की विभक्ति और कारकीय चिन्हों को भी फिर से जोड़ दिया जाता है। यानी जब दोनों पद इकट्ठे किए जाते हैं तो उनकी विभक्ति और कारकीय चिन्हों को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कचरा गाड़ी का विग्रह करने पर कार्य के चिन्ह के लिए को फिर से जोड़ दिया गया। इसका विग्रह होगा कचरे के लिए गाड़ी, ये कचरा गाड़ी। यश प्राप्त, यहां पर इसका विग्रह होगा यश को प्राप्त। कारकीय चिन्ह को है जिसे पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। दाल चावल, दाल और चावल, ये देखिए दाल और चावल, ये और है इसको। पीतांबर पीला है जो अंबर, असफल जो सफल ना हो, हैं। दशानन 10 हैं आनंद जिसके। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि समास विग्रह प्रक्रिया के दौरान दोनों पदों को अलग कर दिया जाता और दोनों ही पदों के बीच कोई एक कारक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो समास विग्रह वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त पद के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया जाता है तथा समस्त पद बनाने के पहले जिन कारकीय चिन्हों को हटा दिया गया था उन्हें पुनः दोनों ही पदों में शामिल कर दिया जाता है। समास और संधि में अंतर, ये देख लीजिए। ये यहाँ पर बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि समास क्या है, संधि क्या है। ये काफ़ी अध्ययन करने के बाद स्टूडेंट्स को या छात्रों को पता नहीं रहता, या उन लोगों को जो कंप्यूटर हैं जो परीक्षाओं में बैठते हैं उन्हें समास और संधि का अंतर ही नहीं है। तो आज यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेते हैं कि समास और संधि में अंतर क्या है। देखिए, समास और संधि विग्रह को लेकर हमेशा ही भ्रम की स्थिति बनी रहती है। समास प्रक्रिया का संबंध दो शब्दों के मेल से ही एक नए शब्द का बनाने के साथ होता है, जबकि संधि का संबंध किसी शब्द की दो ध्वनियों के बीच मेल से होता है। यानी कि संधि जो है दो शब्दों के मेल से नहीं होती बल्कि दो ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। ये इतना ध्यान रखिएगा। और जब जहाँ पर दो शब्द होते हैं तो आपस में उनके बीच में कारकीय चिन्ह या किसी विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दो स्वरों का या एक स्वर एक व्यंजन का या व्यंजन व्यंजन का जब आपस में नया परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर संधि होती है। दो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो संधि करते समय किसी शब्द की दो ध्वनियों का मेल किया जाता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। ये अंतर होता है, ये नोट करने की बात है। समास में दो शब्दों, संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है। ये नोट रखो दिमाग में है। समास प्रक्रिया में दो भिन्न अर्थ वाले शब्द मिलते हैं। समास प्रक्रिया में दो भिन्न अर्थ वाले शब्द मिलते हैं और किसी नए शब्द की रचना करते हैं, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। संधि में समास विग्रह करते समय दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द बनते हैं, जबकि संधि में ये प्रक्रिया नहीं होती। विभिन्न समासों में अंतर, कर्मधारय तथा द्विगु समास में अंतर। देखिए, द्विगु समास
का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्या पद विशेषण होता है। जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होने के अलावा कोई भी दूसरा विशेषण हो सकता है। यानी संख्यावाचक विशेषण भी हो सकता है और कोई दूसरा भी विशेषण हो सकता है, लेकिन द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण ही होगा, यानी पहला पद संख्यावाचक होगा। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है, जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद प्रायः गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ संख्यावाचक द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण है और कर्मधारय समास में गुणवाचक विशेषण होता है। द्विगु समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद द्विगु समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनिवार्य रूप से किया जाता है। कैसे रूप से? जरूरी करना होता है। जहाँ समूह या समाहार होता है, जैसे पंचानाम बटानाम समाराह, तो यहाँ पर द्विगु समास है। जबकि कर्मधारय समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान देने की बात है। द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर है। अब देखिए, द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद गौड़ होता है। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद गौड़ होते हैं तथा तीसरा बाहरी पद प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, होना अनिवार्य है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। द्विगु समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द जोड़े जाते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास का विग्रह करते समय समूह या समाहार जैसे शब्द नहीं जोड़े जाते। इस तरीके से ये मैंने आपको सभी समासों को एक एक करके बताया। इसकी दूसरी वीडियो में मैं 6 समासों के अधिकतम उदाहरणों को बताऊंगा। ध्यानपूर्वक इनको अध्ययन कीजिए और एकलव्य स्टडी टारगेट पर आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और सभी लोग इन चीज़ों को पढ़ सकें। इसके बाद मैं हिंदी समास पढ़ाने के बाद संस्कृत के समास भी पढ़ाऊंगा। संस्कृत में भी समास होते हैं, वो अलग होते हैं, उनको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।